मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके जन्मदिन के मौके पर मणिरत्न रिसोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11,000 फीट की रंगोली बनाई गई। यह इतिहास अमरावती की माधुरी सुधा ने दर्ज किया है और इस माधुरी सुधा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने की संभावना बताई जा रही है। सुधा शुभम आर्ट क्लासेस अमरावतीची संचालिका। आम्ही हा एक इव्हेंट घेतला आहे। माननीय जी नरेंद्र मोदीजी ची खूप मोठी 11,000 स्क्वेअर फीटाची रांगोळी आम्ही काढत आहे आणि नितीन गडकरी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त ही आम्ही मोठी रांगोळी वर्ल्ड रेकॉर्ड करून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नाव दर्ज करून त्यांना गिफ्ट स्वरूपात देत आहे, उपहार स्वरूपात देत आहे। माझ्यासोबत या इव्हेंटमध्ये 13 कलाकार आहे, एक मी आहे आणि यासाठी 6 टन रांगोळी लागलेली आहे आणि हा इव्हेंट पूर्ण 7 तासात आम्ही कंप्लीट करायचा मानस केलेला आहे। मी प्रेमचंद अग्रवाल या इव्हेंटला प्लॅनिंग करत आहे, इव्हेंट प्लॅनर आहे। ॲक्च्युली हा प्रोजेक्टबद्दल मी थोडंसं सांगू इच्छितो की हा प्रोजेक्ट माधुरी सुधा यांनी 2 वर्षापासून हे प्लॅन करत होते आणि पूर्ण विदर्भामध्ये आम्ही 3-4 जागेवर बघितलं होतं की एवढा मोठा हॉल आम्हाला इन हॉलमध्ये हा प्रोग्राम घ्यायचा होता। तर एवढा मोठा 15,000 स्क्वेअर फीटचा आम्हाला हॉल कुठेच दिसला नाही। 2 वर्षापासून आम्ही बघत होतो। तर अचानक लक्षात आलं की आपल्या अमरावतीमध्येच एवढे मोठे मोठे हॉल श्री सुनीजींचे यांचे आहेत। हे फक्त विदाऊट पिल्लरचे पूर्ण विदर्भातनी सगळ्यात मोठा हॉल आपल्या इथं अमरावतीलाच आहे आणि म्हणून अशोकजी सोनी यांनी आम्हाला हा पूर्ण व्हेन्यू फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये स्पॉन्सर केलेला है। अकोला शहर में आधे फ्लाईओवर के नवनिर्वाचित नाम विस्तार का मामला गर्मा रहा है। अकोला महानगर में नए फ्लाईओवर को स्वर्गीय विनय कुमार पार्षर इनका नाम देना चाहिए, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया गया। हमारी ये मांग को और स्वर्गीय विनय कुमार पार्षर इनके नाम को बीजेपी द्वारा विरोध किया गया। 28 मई को होने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ना करे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी झंडे लगाकर निषेध करेगी। अकोला महानगरामध्ये नवीन उड्डाण पुलाला स्वर्गीय विनयकुमारजी पाराशर यांचं नाव द्यावं यासाठी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आम्ही आंदोलन केलं। आमची ही मागणी आहे, परंतु आमच्या या मागणीला आणि स्वर्गीय पाराशर साहेबांच्या नावाला भाजपने विरोध केला। एक प्रकारे त्यांनी पाराशरांचा अपमान केलेला आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि 28 तारखेला माननीय गडकरी साहेब अकोल्यामध्ये उद्घाटनासाठी येत आहे। त्यांना आम्ही विनंती करतो, आव्हान करतो की त्यांनी अकोलेकरांच्या भावना लक्षात घेऊन या पुलाचे उद्घाटन करू नये आणि ते जर आले तर वंचित बहुजन आघाडी झेंडे लावून त्यांचा आम्ही निषेध करू। कोल्हापुर महानगर पालिका संपत्ति कर वसूल में संजय भोसले ने डिलीट तथा एडिट प्रणाली में छेड़छाड़ करके मकान बिल में 3,18,01,291 रुपए का घोटाला करके प्रशासन और महासभा को फंसाया है। इसलिए इस पर संजय भोसले को दोषी ठहराया गया। फिर भी उन पर अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए 8 दिन के अंदर उस पर निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई तो महानगर पालिका के सामने आत्मदहन करने का इशारा पूर्व उप महापौर भोपाल शेटे ने पत्र परिषद लेते हुए दिया। कोल्हापूर महापालिकेचा गाजलेला 3 कोटी 18 लाखाचा घरफाळा घोटाळा जो संजय भोसलेने काढलेला होता तो बनावट घोटाळा सिद्ध झालेला आहे। यामध्ये 3 चौकशी समितीचे अहवाल आलेले आहेत आणि खरा अहवाल हा
1,55,44,25 पैशाचा हा झालेला आहे. या 7ही प्रकरणात फिर्यादीचा झाला आरोपी संजय भोसले हा दोषी ठरलेला आहे. आणि असं असताना माननीय प्रशासकाने हे लक्ष्मीपुरी पोलीस स्टेशनला पाठवलेलं आहे की त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा, त्याला आरोपी करा. पण तो युनियनचा अध्यक्ष असल्यामुळं त्याच्या दबावापोटी कोल्हापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, रविकांत अडसूळ उपायुक्त क्रमांक 1, शिल्पा दरेकर मॅडम उपायुक्त क्रमांक 2, त्याचबरोबर विनायक औंधकर सहाय्यक आयुक्त, वर्षा परीट कर निर्धारक संग्राहक, रौका अधिकारी अशोक यादव आणि कामगार अधिकारी चल्लावाड ह्या सर्वांनी मिलीभगत करून कर्तव्यात कसूर करायला लागलेले आहेत. कोट्यावधी रुपये जो नुकसान झालेलं आहे त्याच्याकडे हे माणसं दुर्लक्ष करतात. म्हणून मी प्रशासकांना आज लेखी पत्र दिलेलं आहे की मॅडम तुम्ही या ठिकाणी प्रथम ह्या 7 अधिकाऱ्यांना निलंबित करा. या 8 दिवसात या 7 अधिकाऱ्यांना निलंबित करून संजय भोसलेला जर निलंबन केलं नाही तर मी सुभाषनगर मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते, माझे कुष्ठरोगी बांधव कोल्हापूर महापालिकेच्या दारात धरणे आंदोलन, अमनो उपोषण आणि मी आत्मदहन करण्याचं आज पत्र दिलेलं आहे. माझ्या जीवितास काय झालं तर या सर्व अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके जन्मदिन के अवसर पर वाशिम में भाजपा महिला आघाड़ी की ओर से सदस्य भाजपा महिला आघाड़ी संगीता इंगोले इनके नेतृत्व में डीपी कॉलोनी के उद्यान क्षेत्र में ऑक्सीजन युक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और इसमें भाजपा महिला आघाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा नीम, बड़, पीपल और अन्य पेड़ लगाए गए. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अमरावती में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पिंपलखुड़ा यहाँ के वकील अंकुश तागड़े ये अपनी पार्टी को गायगेनगर थाने ले गए थे, लेकिन इस वकील की जांच गायगेनगर पुलिस ने ली और वकील अंकुश तागे को गिरफ्तार कर उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया. इसलिए अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय के वकीलों ने काम बंद आंदोलन कर इस घटना का निषेध किया. जिला वकील संघ ने मांग की है कि वकील ताडगे के साथ अन्याय करने वाली पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और जांच की जाए. वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद. जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. तारीख 21/5/2022 को अंकुश तागड़े एडवोकेट ये अपने एक पक्षकार के साथ गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ जाके उन्होंने अपने पक्षकार की बात रखने की कोशिश की तो गाड़गेनगर पुलिस ने उनके साथ बहुत ख़राब बर्ताव किया, गाली गलौज की, मारपीट की और उसके बाद में उनके ऊपर 353 के तहत IPC 353 के तहत फॉल्स केस चार्ज की गई. दूसरे दिन उनको हथकड़ी लगा के कोर्ट में एक शातिर बदमाश की तरह उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया. इस बात को गंभीरता से लेते हुए
बतौर अध्यक्ष अमरावती ज़िला बार एसोसिएशन के मैंने तुरंत मीटिंग कॉल करके उस घटना का हमने निषेध किया। कल तकरीबन 300 साढ़े 300 वकीलों ने मिलकर माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह जी को हमने निवेदन दिया और निवेदन के अंदर हमने सारी बातों का जिक्र करते हुए जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका निलंबन किया जाए और जो हमारे वकील के ऊपर जो अंकुश के ऊपर जो ज़्यादती हुई उसके खिलाफ में उन अधिकारियों के ऊपर गुना रजिस्टर किया जाए। इसके अलावा सर्वसहमति से ये भी तय किया गया कि जिस तरह से उसको इलीगली डिटेन करके रखा गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया अंकुश को, उसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट में जाएंगे और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का कोर्ट से गुजारिश करेंगे। उसी तरह जो उसको हैंडकफ किया गया, उसको जो हथकड़ी लगा के लाया गया, उसका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के कई मरतबा जजमेंट्स आ चुके हैं इस ताल्लुक़ से और एक गाइडलाइंस बना चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि कौन से आरोपियों को हथकड़ी लगाई जाए और कौन से गुनाह के अंदर हथकड़ी लगाई जाए। तो उसके अंदर जो लोगों के ऊपर मर्डर केसेस वगैरह या जिसके अंदर उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो या 10 साल से ज़्यादा सज़ा हो, ऐसे आरोपियों को ही हथकड़ी लगाया जाता है। जबकि इसके खिलाफ में जो गुनाह है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो कन्विक्शन है, जो पनिशमेंट है उसके अंदर 5 साल है। इसलिए किसी भी हाल में इसको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थे और ये एक वकील होने के नाते एक मोतेबर इंसान है, उस समाज का एक प्रतिष्ठित आदमी है वो, और उसके साथ में जो बर्ताव हुआ उसके खिलाफ। कोल्हापुर कैंसर सेंटर का 10वां सालगिरह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बात करते हुए डॉक्टर सूरज पवार ने कहा कि काफ़ी प्रयास करके हॉस्पिटल खड़ा किया है। अब तक 30,000 से ज़्यादा मरीजों को जीवन दान दिया है। इस कार्यक्रम में कई मरीज द्वारा अपने पर बीती गई कहानी बताई गई। डॉक्टर गिरीश भामरे, डॉक्टर पराग वाटवे, डॉक्टर योगेश अनाप मौजूद थे और डॉक्टर रेशमा पवार इनके द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आजचा दिवस आमच्यासाठी आणखी महत्त्वाचा आहे कारण तो आमचा फाउंडेशन डे म्हणजे इथं जेव्हा आम्ही सुरू केली 21 मे 2012 साली रेडिएशन सेंटर सुरू झालं। त्याच्या आधीचा जो प्रवास आहे 10-15 वर्षाचा तो आम्ही खूपच असं डिफिकल्टीनी करून आम्ही इथे आलो। इथे आल्यानंतर एवढी मोठी टीम जमली। तर टीमबद्दल म्हणायचं म्हटलं तर हे ऑर्गनायझेशन चालणं टीमशिवाय अशक्यच होतं कारण सेम थॉट प्रोसेसची माणसं भेटणं, छोट्या शहरांमध्ये येणं आणि तितक्याच इंटिग्रिटीने तितक्याच इच्छेने पेशंट ट्रीटमेंट करणं हे खूप डिफिकल्ट असतं। आणि एस्पेशली आपण ज्या पेशंट्सना आम्ही ट्रीट करत असतो, बऱ्यापैकी स्कीमचे पेशंट्स असतात, छोट्या छोट्या गावांमधून आलेले असतात, त्यांना अटेंड करणं, त्यांची समजून, कारण हा आजार असा आहे की तो नुसतं ट्रीटमेंट करून नाही चालत, त्याच्याबद्दल समजून घेतलं पाहिजे पेशंट्सच्या काय अडचणी असतात। म्हणजे आम्ही पेशंट्सना आर्थिक अडचणी नाही पण येण्या जाण्यासाठी अडचण आहे म्हणून ट्रीटमेंट न घेणारी सुद्धा आम्ही पेशंट बघितलेले आहेत। तशा सगळ्या पेशंटच्या अडचणी समजून घेणं आणि मग त्यांना ट्रीटमेंटला कन्व्हिन्स करणं आणि पूर्ण करणं ह्याच्यासाठी आमच्या ज्या सगळ्या आम्ही टीम म्हणत नाही आमच्या फॅमिली केसीसी परिवाराबद्दल मी मनापासून धन्यवाद करते। हॅलो, मी आहे आनंद्या, मी जवानी, मी 5 वर्षाची आहे। मला 3 वर्षाची असताना मला कॅन्सर झालेला आणि रेश्मा दीदीनं आणि सूरज अंकलनं मला मिळून बरं केलं। आता मी खूप मजेत आहे, खूप दंगामस्ती करते। आणि तू टोचून कोणाला टोचल्यावर त्रास होत नाही, काळजी घ्यायची म्हणून सांग, घाबरायचं नाही म्हणजे कोणाला टोचल्यावर त्रास नाही होत, घाबरू नको, तुम्ही घाबरून जाऊ नका, तुम्ही मजेत राहा आणि त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही आणि मोठा श्वास। मी अरविंद वासुदेव माळवरे, मुक्काम पोस्ट दोपाळे, तालुका गुहागर, जिल्हा रत्नागिरी इकडून आलेलो आहे। माझं 4 वर्षापूर्वी कॅन्सरचं ऑपरेशन ह्या हॉस्पिटलमध्ये झालेलं आहे आणि ते चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे।
मला कुठल्याही प्रकारचा त्रास किंवा काहीही नाही आहे. सुरुवात अशी झाली की माझ्या पोटामध्ये दुखत होतं. दुखतं ते मोरे हॉस्पिटलला दाखवलं होतं. त्यानंतर तिथे निदान झाले. तिथे निदान झाल्यानंतर कुराडकर डॉक्टरांनी मला KCCचं इथला पत्ता दिला कोल्हापूरचा. आणि तिथे माझं डॉक्टर सुरज पवार आणि डॉक्टर किरण बागुल यांनी ऑपरेशन योग्य प्रकारे ऑपरेशन केलं आणि सर्वतोपरी मला सहाय्य करून चांगल्या प्रकारे मला बोलवलं. तब्येत आता एकदम सनसनीत आहे. कल्चरल एसोसिएशन नांदेड़ की ओर से माता रमाई आम्बेडकर स्मृति दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नाटककार तथा विचारवंत साहित्यकार प्राचार्य दत्ता भगत द्वारा लिखित नाटक माता रमाई आधारवेल, इस पुस्तक का प्रकाशन कोषागार अधिकारी ज्योति बगाडे इनके हाथों नांदेड़ के संविधान एकेडमी में किया गया। इसमें प्राध्यापक गणेश राज सोनाले इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कवयित्री संध्या रंगारी इन्होंने आधारवेल इस नाट्यकृति पर भाष्य करते हुए कहा कि बाबा साहेब और रमाबाई के भाव जीवन को बड़ी सरलता से इस नाट्यकृति में पेश किया गया। ज्या माता रमाईच्या स्मृतिदिनानिमित्त हे प्रकाशन झालेलं आहे, त्या माता रमाईच्या कार्याला, त्यागाला, संघर्षाला मी प्रथम विनम्र अभिवादन करते। दत्ता भगत सरांनी जी माता रमाई आधारवेल ही नाट्यकृती निर्माण केलेली आहे, त्यांच्या विचारातून एक अभिनव अशी भूमिका माता रमाईची सर्वांसमोर रेखाटलेली आहे। ती निश्चितच संपूर्ण आंबेडकरी फुले शाहू आंबेडकर विचारधारेला परिपक्व करणारी आहे, दिशा प्रदान करणारी आहे। आपल्या समाजात स्त्रियांना नेहमी शोषित, दुःखी, पीडित, कष्टी या भूमिकेतूनच बघितलं जातं आणि त्याच भूमिकेतून स्वीकारलं जातं, परंतु तीच दुःखी, कष्टी, त्याग करणारी महिला जेव्हा संसारात आपली कणखर भूमिका मांडत असते, प्रसंगी अंधश्रद्धेला खतपाणी न देता आपल्या प्रज्ञासूर्याच्या बरोबरीने आपला संसार करत असताना आपली ही भूमिका बदलत जाते। गुरुवर्य प्राध्यापक दत्ता भगत जी का एक नाटक आधारवेल मातोश्री रमाबाई को लेकर इस पुस्तक का विमोचन प्रकाशन समारंभ यहाँ पर होने जा रहा है और मेरे लिए खुशी की बात है। यह खुशी की बात है कि मैं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहा हूँ। मैं ये भली भांति जानता हूँ कि मैं इस समारोह की अध्यक्षता करने के योग्य नहीं हूँ। मैं उनका छात्र रहा हूँ, शालेय जीवन से लेकर ऊंची कक्षाओं तक मैंने उनको सामने रखकर, सामने देखकर ही अपना जीवन यापन किया है और आज मेरे लिए गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है कि उनके पुस्तक का विमोचन समारोह यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। मातोश्री रमाबाईच्या जीवनावर आधारित हे नाटक आणि मातोश्री रमाबाई कुठलंही औपचारिक शिक्षण न झालेली बाई आणि एका उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारख्या व्यक्तिमत्वाची पत्नी म्हणून, अर्धांगिनी म्हणून त्या बाईने जे आयुष्य काढलं, त्यांचं सहजीवन कसं असेल आणि किती नेटाने या बाईने आपलं जीवन जगलं असेल, तर त्या बाईच्या काळजाचा ठाव घेणारं लेखन या नाटकामधून भगत सरांनी केलेलं आहे। भगत सरांनी मांडलेली रमाई अगदी वेगळी आहे। आत्तापर्यंतची जी आपण रमाई पाहिलेली आहे त्या रमाईपेक्षा धोरणी आणि काय म्हणता येईल त्याला की बाबासाहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेली रमाई आपल्याला इथे बघायला मिळते। आत्तापर्यंतची जी काही रमाई अनेकांनी चित्रित केलेली आहे त्यामध्ये रमाईचा त्याग आपण पाहतो, पण इथे बाबासाहेबांच्या प्रत्येक भूमिकेच्या पाठीमागे अत्यंत खंबीरपणे उभी राहणारी एक सशक्त स्त्री दिसायला लागते आणि हे चित्रण फार वेगळं आहे। म्हणजे दलित साहित्यामध्ये म्हणा, आंबेडकरवादी साहित्यामध्ये म्हणा, आत्तापर्यंत अशी रमाई आलेली नाही आणि हेच या नाटकाचं फार मोठं बलस्थान आहे असं मला वाटतं। यह मेरा नाटक 10 साल पहले लिखा हुआ है। मेरा कोई रंगमंच पर सादर करने वाला खुद का ग्रुप नहीं, मैं सिर्फ लिखता हूँ और लिखने के बाद किसी ग्रुप को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस नाटक का वाचन
औरंगाबाद, मुंबई, अमरावती, नागपुर ऐसे 10-12 शहरों में हो चुका है और मुझे प्रतिसाद बहुत ही अच्छा मिला है। मेरी ये कोशिश रही कि रमाई जब शादी होकर बाबा साहब के जीवन में आई तो उन्हें अक्षर भी लिखने नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे रमाई बाबा साहब के साथ शेयरिंग करते वक्त इतनी बुद्धिमान होती गई कि लास्ट प्रसंग में वो राजकारण पर भी भाष्य करती है। अब ये कैसे निकाला जा सकता है? जब उनका इंतकाल हुआ तो बाबा साहब इतने पागल हो चुके थे दुख में, शोक में, कि उन्होंने कहा मैं राजकारण छोड़ना चाहता हूँ। इतना उनका रमाई के प्रति प्रेम था। यह प्रेम उनके बुद्धिमत्ता की उस वजह से बहुत ही बढ़ता गया। ऐसे रमाई दिखाने की मैंने कोशिश की। नवोदित साहित्य के लिए क्या कहेंगे? नवोदित साहित्यकारों के लिए क्या? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जब वास्तववादी ड्रामा आप लिखते हैं तो उसमें काल्पनिकता डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन वह काल्पनिकता शक्यता और संभवनीयता ये दो बिंदु में आनी चाहिए। जब वो काल्पनिक व्यक्ति का चित्रण हमें वास्तव सा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।